हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में डेटा सेंटर का डिमांड पहले से एक्सप्लोड कर रहा था और इस बजट के बाद वो डिमांड और भी एक्सप्लोड करने वाला है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्टॉक्स तो कि डेटा सेंटर किस सेक्टर से हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सपोज कैपेसिटी ग्रोथ एक्चुअली में है क्या। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में डेटा सेंटर का कैपेसिटी था 950 मेगावाट इन 2024 और वो होने वाला है 2000 मेगावाट इन 26-27, दैट इज इन 3 इयर्स 2x। ठीक है, और इसको फर्दर इंडिया में करने वाले हैं FY 3032 तक 9 के, दैट इज 4x इन जस्ट 3 to 4 इयर्स। और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगना है वो है $25 बिलियन, जो कि आज के हिसाब से बनता है 2,25,000 करोड़ के आसपास। हैवी कैपेक्स होने वाला है डेटा सेंटर के डोमेन में, आप ये समझ लीजिए। अब हम लोग आते हैं और समझते हैं कि इस डिमांड का की ड्राइवर्स क्या है। देखिए, की ड्राइवर समझने से पहले ना आप थोड़ा समझिए कि डेटा साइंस क्या होता है, सॉरी डेटा सेंटर क्या होता है, देन आपको एआई क्या होता है एंड क्लाउड क्या होता है। देखिए, डेटा सेंटर सिंपल भाषा में वो जगह है जहां पे कि बहुत सारा डेटा को रखा जा सके सिक्योर तरीके से और उसे प्रोसेस करने का पावर हो। प्रोसेस करने का पावर क्यों? क्योंकि यहां पे आता है एआई मॉडल्स। एआई मॉडल्स क्या करता है? एआई मॉडल्स यूज करता है डेटा सेंटर का खुद के ट्रेनिंग करने के लिए। एआई मॉडल कौन सा हो गया यहां पे? चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, कोपायलट, ये सब क्या है? ये सब आपको एआई मॉडल्स है। ये लोग यूज करेंगे डेटा सेंटर का ट्रेन होने के लिए। अब आते हैं, बात करते हैं क्लाउड क्या होता है। क्लाउड क्या है? देखिए, डेटा सेंटर गूगल ने बनाया और क्या करेगा कि डेटा गूगल के पास कोई क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा कि मुझे डेटा सेंटर में से तुम अपना थोड़ा सा टुकड़ा दे दो, तो गूगल क्या करेगी, एक सॉफ्टवेयर उसके ऊपर से रैप करके उसको दे देगी कि लो तुम मेरा डेटा सेंटर को एक्सेस कर लो। दैट इज नथिंग बट क्लाउड। ठीक है, सिंपल भाषा में। और अब हम लोग आते हैं और समझते हैं डिमांड को थोड़ा डिटेल में। तो एआई एंड हाइपर स्केलर से बहुत डिमांड आने वाला है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे मॉडल अपने वर्कलोड को रन करने वाले हैं। आप जो यहाँ पे जेमिनी पे कमांड डालते हैं ना, वो किसी डेटा सेंटर पे रन हो रहा है। आप जो चैट जीपीटी पे कोई कमांड डालते हैं ना, वो किसी डेटा सेंटर में ही रन हो रहा है। वो हो सकता है इंडिया का हो, वो हो सकता है अमेरिका में हो, लेकिन आपको नहीं पता। बस ये समझ लो कि वो किसी डेटा सेंटर पे ही रन हो रहा है। आप जो क्वेरी डालते हो वहां पे। देन टेक जायंट भी इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है। गूगल का प्लान है $15 बिलियन का, दैट इज मैसिव। ठीक है, देन आता है डेटा लोकलाइजेशन। आपको पता ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, डेटा सेंटर को काफी बेनिफिट मिलने वाला है, स्पेशली इंडिया में। क्यों? क्योंकि नया नया डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। डेटा इज एक्सप्लोडिंग इन इंडिया डीज डे, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है डेटा का साइज। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, पहले आप मोबाइल में एक फोटो लेते होंगे ना, वो 1 MB का होगा। आज के टाइम पे वही एक फोटो हो गया है 20 MB का। 20x यहां पे ग्रोथ आया है, क्योंकि क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट क्या क्या है यहां पे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, डेटा सेंटर को आज के टाइम पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है कि जैसे इंफ्रा इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे लॉन्ग टर्म बैंक लोन वगैरह भी मिलेगा डेटा सेंटर बनाने के लिए। देन फर्दर स्टेट्स वगैरह भी है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब भी इंसेंटिव काफी जगह डेटा सेंटर कंपनीज को देगी अगर वहां पे डेटा सेंटर बनेगा तो। देन इस बजट का तो आपको पता ही होगा कि टैक्स हॉलिडे मिला गया है डेटा सेंटर वाली कंपनीज को। तो काफी सपोर्ट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट से एंड देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि कंपनीज आके इंडिया में डेटा सेंटर बनाए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इंडिया में डेटा सेंटर का काफी डिमांड है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये डेटा सेंटर वाली जो कंपनी है ना, इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज को फालतू का डेटा सेंटर से रिलेट कर दिया जाता है, जो कि उनका डेटा सेंटर में उतना बड़ा रोल है ही नहीं एक्चुअली में। तो आज के टाइम पे हम लोग 3 टर्म समझेंगे। एक होता है कोलोकेशन प्रोवाइडर, दूसरा होता है इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइडर एंड थर्ड है आपको मैनेज आईटी प्रोवाइडर। ठीक है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर। तो सबसे पहला होता है कोलोकेशन प्रोवाइडर। देखिए, कोलोकेशन समझने के लिए ना आपको एक में डेटा सेंटर का इमेज दिखा देता हूं। डेटा सेंटर होता कैसा है, देखिए ये है एक बिल्डिंग, इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स देख रहे हो ना, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रैक बना हुआ है।
तो कोलोकेशन वाली कंपनी का काम क्या होगा, वो आपको एक बिल्डिंग लेगी, बिल्डिंग में ऐसा स्ट्रक्चर बना के देगी, वहां पे पावर सप्लाई लाएगी, वहां पे कूलिंग सिस्टम रखेगी, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लाएगी, और ये जो आप रैक वगैरह देख रहे हो रैक बना के देगी। इंफ्रा एज ए सर्विस वाली कंपनी क्या करेगी, जो कि है आपको E2E नेटवर्क, इस रैक पे जाएगी, अपना जीपीयू रख देगी। ठीक है, जीपीयू क्यों रखेगी, क्योंकि उनका वर्कलोड उस जीपीयू पे ट्रेन होगा। जैसे जीपीयू कैसा दिखता है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब तो काफी सस्ते जीपीयू है एक्चुअली में। जो आपको E2 नेटवर्क जीपीयू खरीदती है, ब्लैकवेल हो गया, H200 हो गया, उसका दाम 50 लाख रुपए होता है। तो ये मैं आपको कुछ सस्ता जीपीयू दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐसा कुछ सामान रखा जाएगा रैक पे, इसको बोलते हैं रैक। अगर आप देखोगे, एक मैं फोटो देखा था, हाँ देखिए, अगर इसको निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। इसके ऊपर जीपीयूज वगैरह रखा हुआ होता है, इसके ऊपर स्टोरेज डिवाइस रखा हुआ होता है, क्योंकि डेटा को स्टोर भी तो करना है। जीपीयू में डेटा प्रोसेस होगा, लेकिन डेटा स्टोर भी तो करना है, उसके लिए चाहिए मेमोरी डिवाइसेस। तो ये है आपको डेटा सेंटर ऐसा दिखता है, ये है रैक। रैक बनाने तक का काम होता है कोलोकेशन प्रोवाइडर का। और क्या करता है कोलोकेशन प्रोवाइडर, डेटा सेंटर का रैक बना देता है, बिल्डिंग ले लेता है, वहां पे पावर सप्लाई कर देता है, और इंफ्रा एज ए सर्विस वाली कंपनी क्या करती है, वहां पे आके अपना जीपीयू डाल देती है। ठीक है, और फिर उसे अपने क्लाइंट को बेचती है मंथली रेंटल बेसिस पे। आते हैं डिटेल में, देखते हैं थोड़ा। यहां पे आप देखोगे तो इनका काम क्या है, कोलोकेशन प्रोवाइडर का स्पेस प्रोवाइड करेंगे, रैक प्रोवाइड करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे, कूलिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जो डेटा सेंटर का ढांचा बनाना हुआ ना, वो काम होता है कोलोकेशन प्रोवाइडर का। इसमें कौन कौन सी कंपनी, अनंतराज हो गया, आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, ये लोग कोलोकेशन प्रोवाइडर, इसको बोला जाता है कोलोकेशन, डेटा सेंटर का ढांचा तैयार करना। तब आते इंफ्रा एज ए सर्विस। इंफ्रा एज ए सर्विस क्या करेगी, वो जाएगी डेटा सेंटर में, अपना सामान रख के आ जाएगी, सिंपल भाषा में। और थर्ड हुआ आपको मैनेज्ड आईटी सर्विसेज। ये लोग क्या करेंगे, आईटी सर्विसेज वगैरह देंगे वहां पे जाके, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट टाइप का, ऑपरेशन मैनेजमेंट कर देंगे ये लोग, दैट्स ऑल। अब यहां पे आते हैं कैपेक्स रिक्वायरमेंट। यहां पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा कैपेक्स कहां लगना चाहिए, सबसे ज्यादा कैपेक्स लगना चाहिए आपको कोलोकेशन में। क्यों, क्योंकि पहले कोलोकेशन वाले जाएंगे, जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद वहां पे पावर लाएंगे, वहां पे रैक बनाएंगे। रैक आप देख रहे हो ना, कितना हाईटेक रैक था वो, रैक बनाएंगे, वहां पे फिर उनको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखना पड़ेगा, पानी चाहिए होगा, कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा। तो कोलोकेशन वालों के लिए आपको कैपेक्स बहुत ही महंगा पड़ता है। देन आते इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइडर। इंफ्रा एज ए सर्विस का क्या काम है, वो लोग वहां जाएंगे, जीपीयू डालेंगे अपना, तो जीपीयू खरीदने का कॉस्ट पड़ेगा उनको, स्टोरेज पर खरीदने का कॉस्ट पड़ेगा, तो इनके लिए भी आपको कैपेक्स ठीक ठाक हाई है। और मैनेज्ड आईटी सर्विसेज जो है आपको, उनमें आपको क्या चाहिए, मैन पावर एंड सॉफ्टवेयर टूल। तो यहां पे कैपेक्स हाई नहीं है, लेकिन इनका मार्जिन भी ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये कोई भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। देन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट देखिए, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटेनेंस करने में कितना खर्चा होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कोलोकेशन प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे टेक्नोलिटिक हो गया, अनंतराज हो गया, उनके केस में आपको मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आओगे इंफ्रा एज ए सर्विस में, तो यहां पे क्या होता है, कैपेक्स हाई लगेगा। क्यों, क्योंकि एक जीपीयू जो है उनका लाइफ समझ लो 5 साल होगा, तो उसके बाद क्या करेगा, हर 3-5 साल में उनको नया नया जीपीयू खरीदना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, टेक्नोलॉजी भी तो चेंज होगा ना बहुत रैपिडली, तो यूजर आके ढूंढेंगे नए नए आपको पावरफुल जीपीयूज, तो इनको नया नया जीपीयू खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं लो टू मीडियम। यहां पे क्या है, इनका बस सैलरी देना होगा, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदना होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैनेज आईटी सर्विसेज में जो भी कंपनी है, उनमें आपको ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये काम में बैरियर टू एंट्री उतना है ही नहीं, तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पे बन के आते हैं ना, वो आते हैं डेटा सेंटर कूलर्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में कंपेयर करते हैं। जैसे स्केलिंग स्पीड के हिसाब से देखो तो यहां पे कौन सा आपको भारी पड़ता है, स्केलिंग स्पीड में सबसे स्लो होगा आपको कोलोकेशन प्रोवाइडर वाला। क्यों, क्योंकि इनको जमीन खरीदना है, इनको बिल्डिंग बनाना है, वो तो तुरंत तो बनेगा नहीं। ठीक है, और वहीं पे इंफ्रा एज ए सर्विस पे अगर आप आ जाओ, तो इंफ्रा एज ए सर्विस का क्या करना है, जीपीयू खरीदना है, जीपीयू जाकर लगा देना, इनको थोड़ी ना टाइम लगेगा ज्यादा स्केल करने में। वही मैनेज आईटी सर्विस है, इनका थोड़ा होगा कि इनको हायरिंग वगैरह पीपल को करना पड़ेगा, दैट इज।
और कस्टमर लॉक इन अगर आप देखो तो कस्टमर लॉक इन आपको कोलोकेशन वाले में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक बार इन्होंने खरीद लिया तो उसका टेंशन थोड़ी ना है ज्यादा कुछ। और यहाँ पे क्या होगा, अगर इंफ्रा एज ए सर्विस पे क्या काम होता है, देखिए इंफ्रा एज ए सर्विस क्या होगा, मैं एक कस्टमर हूं, मैं गया E2 नेटवर्क को बोला कि तुम मुझे अपना जीपीयू दो, मुझे अपना मॉडल ट्रेन करना है। मतलब मेरा मॉडल ट्रेन अगर हो गया एआई मॉडल ट्रेन, तो मुझे तो उसका जीपीयू का कोई काम नहीं है, तो वहां पे स्टिकीनेस ज्यादा है ही नहीं। फिर उसके बाद इन्फ्रेंस करना है, इन्फ्रेंस में उतना वर्कलोड चाहिए ही नहीं। तो यहां पे भी आप देख सकते हो मैनेज आईटी सर्विस में लो ही है। अब आते हैं रेवेन्यू स्टेबिलिटी। इनका रेवेन्यू स्टेबिलिटी आपको कोलोकेशन वाले का बहुत स्टेबल होगा, क्योंकि इनको मंथली रेंटल मिलेगा। ठीक है, इनको फिक्स्ड पता होगा कि अगला महीना हमको कितना रेंट मिलने वाला है, क्योंकि E2 नेटवर्क जैसी कंपनी जाके उनका खरीद लेगी कि तुम मुझे 10 मेगावाट का कैपेसिटी दो, तुम मुझे 20 मेगावाट का कैपेसिटी दो। देन आते हैं हमको इंफ्रा एज ए सर्विस में। इंफ्रा एज ए सर्विस में क्या होगा कि मॉडरेटली स्टेबल होगा, लेकिन इट इज नॉट बी इजी टू प्रेडिक्ट। क्या होगा ना, मैं बताता हूं। जब कोई भी मॉडल को ट्रेन करता है ना, एआई मॉडल को, तो उसको चाहिए बहुत ज्यादा डेटा और बहुत ज्यादा आपको डिवाइसेस, पावरफुल डिवाइसेस। लेकिन जब वो ट्रेन हो जाता है तब उतना ज्यादा आपको पावरफुल डिवाइसेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा कंपनीज वगैरह के लिए। तो आप बता सकते हो कि मॉडल स्टेबल होगा, लेकिन एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी हर वक्त ट्रेन नहीं करेगी मॉडल। एक बार ट्रेन करेगी तो सिर्फ यूज करेगी। और यहां पे आप देख सकते हो काफी वोलेटाइल है। दीज टू थिंग्स आर वो चीज है जिसकी वजह से मुझे मैनेज आईटी सर्विसेज वाली कंपनी पसंद नहीं है। वो कौन कौन है? ओरियन प्रो, ब्लैक बॉक्स। इसीलिए आप देखोगे इन सब का पीई ज्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि मार्केट नोज कि ये लोग भले ही डेटा सेंटर के नाम पे फेमस हो गए हैं आज के टाइम पे, दे आर नॉट एक्चुअली डेटा सेंटर कंपनीज। ठीक है, ये बात आप भी समझ लो, आपको चिपकाया जाता है ये सब कंपनी। देन की डिफरेंशिएटर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि पावर कॉस्ट हो गया, अप टाइम, लोकेशन, देन यहाँ पे प्राइस, परफॉर्मेंस, जीपीयू अवेलेबिलिटी, ये सब हो गया इनका की डिफरेंशिएटर वगैरह। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे दो प्लेयर है, दो तरह के प्लेयर होंगे जहां पे हमें पैसा लगा के फायदा हो सकता है, जो कि कोलोकेशन प्रोवाइडर हो गया, इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइडर हो गया। क्यों? क्योंकि ये इन लोग का एक्चुअली में डिमांड बढ़ने वाला है और ये लोग थोड़े इरिप्लेसेबल टाइप के हो जाएंगे। मैनेज आईटी सर्विसेज में क्या है कि बहुत वोलेटिलिटी होगा और वो लोग इजिली रिप्लेसेबल है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, उसके बाद कोलोकेशन में, बट कोलोकेशन इज इनफ। हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं कि किसको कहां पे एडवांटेज है। जैसे ये कुछ कंपनीज का मैंने लिस्ट करके रखा हुआ है, और हाँ, मैं आगे आपको कुछ डेटा सेंटर कूलर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कूलर्स का जो हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स आ रहे हैं ना, उसमें डेटा सेंटर कूलर्स वाले को बहुत एडवांटेज होने वाला है। जैसे KRN हीट एक्सचेंजर हो गया आपको, देन श्री रेफ्रिजरेशन हो गया, दे विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज देयर। तो अब हम यहां आते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपको कोलोकेशन में है और कौन सी कंपनी आपको इंफ्रा एज ए सर्विस है। क्योंकि हमने पहले क्या किया, आपको काट दिया यहां से। हम ऐसे कंपनी को हटा देंगे जो मैनेज आईटी सर्विसेज देते हैं, हमें नहीं चाहिए आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, दैट्स ऑल। तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोलोकेशन में टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक आपको स्ट्रॉन्ग कोलोकेशन प्लेयर है एंड दे आर गोइंग टू हैव गुड ग्रोथ इन फ्यूचर। अनंत राज क्या है, आपको अच्छा कोलोकेशन प्लेयर है, लेकिन इंफ्रा एज ए सर्विस में ये लोग इमर्जिंग है। फ्यूचर में बताऊंगा मैं आपको थोड़ी ही देर में कि कौन सी कंपनी में ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल है, प्रॉफिट पोटेंशियल है, कौन हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। अभी के लिए थोड़ा सा बेस क्लियर करो। अगर बेस क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आप किसी स्टॉक में टिक नहीं पाओगे, और टिक नहीं पाओगे तो पैसा ज्यादा बनेगा नहीं। क्या करोगे? लॉस में बेच दोगे बुरे वक्त में, जो कि नहीं करना होता है हमें शेयर मार्केट में। अब आते हैं E2 नेटवर्क का, देखते हैं E नेटवर्क का क्या है। आपको इंफ्रा एज ए सर्विस है। मैंने क्या बोला, E2 नेटवर्क क्या करती है, जीपीयू खरीदते हैं, किसी टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे आपको कोलोकेशन प्रोवाइडर को बोलेगी कि भाई मेरे को 10 मेगावाट तू दे दे जीपीयू डेटा सेंटर रेंट पे, मैं अपना जीपीयू लगाऊंगा, दैट्स ऑल। नेटवेव क्या है? नेटवेव आपको थोड़ी अलग कंपनी है इन दोनों से। इनका इंफ्रा एज ए सर्विस में पार्शियल है। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये सर्वर्स वगैरह बना के देते हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स बना के देते हैं। ये आपको जैसे क्या हुआ ना, 10 मेगावाट का डेटा सेंटर चाहिए किसी कंपनी को, ये जीपीयू खरीदेंगे, स्टोरेज खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे और बना के दे देंगे रैप करके।
ओरियन प्रो क्या हुआ, दोनों में पार्शियल है। ब्लैक बॉक्स क्या हुआ, ये भी दोनों में पार्शियल है। तो यहां से क्या हुआ, हमें क्या पता चला, टेक्नो इलेक्ट्रिक, अनंतराज, E2 नेटवर्क एंड नेटवर्क जैसी कंपनी आपको एक्चुअली में डेटा सेंटर से एसोसिएटेड है। एंड फ्यू मोर कूलर्स एज दे आर, जो कि इमर्ज कर रहे हैं आज के टाइम पे, दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। वो कौन है आपको, वो है KRN एक्सचेंजर एंड श्री रेफ्रिजरेशन। मैंने एक और कंपनी यहां पे लिस्ट करके रखा हुआ है, वो है आपको इज्मो। इज्मो क्या करेगी मैं आपको बताऊंगा। इज्मो आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जिसका कि नाम है आपको सिलिकॉन फोटोनिक्स। आज के टाइम पे क्या है ना, जैसे कि आपको मैंने बताया, जीपीयू रखा जाता है डेटा सेंटर में मॉडल ट्रेन करने के लिए, उसका कुछ बोतल नेक है, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के चीज पे काम कर रही है आज के टाइम पे इज्मो। आगे में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेटवर्क का कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि फ्यूचर में मुझे नेटवर्क में क्या पोटेंशियल लगता है। देखिए नेटवर्क पे मेरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे ढूंढ सकते हो, मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा यहां पे। तो बेस्ड ऑन जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है, मैंने कुछ कैलकुलेशन वगैरह किया था। तो नेटवर्क मुझे FY27 तक 110% के CAGR से ग्रोथ होते हुए दिख रही है, जो कि आपको इनके नंबर में Q3 के नंबर में दिखा होगा, मैसिव ग्रोथ। और उस हिसाब से इनका पेग रेशियो बनता है 0.9 का। तो ये चीज ध्यान दीजिए, नेटवर्क ग्रो करेगी 110 के CAGR से, फॉरवर्ड पी होगा 39.8 एंड पेग रेशियो होगा 0.9। क्योंकि लास्ट में मैं क्या करूंगा, समराइज करूंगा सारी कंपनीज का, ताकि आपको पता चलेगा किस में ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है। कैलकुलेशन अगर डिटेल में समझना है तो आप मेरा डिटेल वीडियो देख लीजिएगा नेटवर्क में, इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, अब अनंतराज में आते हैं। अनंतराज का मैनेजमेंट का क्या बोलना है। हमारा डेटा सेंटर एबिलिटी होगा FY28 में 16.3 मेगावाट्स का। ठीक है, देखिए उसको इन्होंने फर्दर बांटा है आपको कोलोकेशन में एंड क्लाउड में। कोलोकेशन में इनको मंथली रेवेन्यू मिलेगा 90 लाख रुपए का एंड क्लाउड में इनको मंथली रेवेन्यू मिलेगा 12 करोड़ का। फर्क देखो, 12 गुना का फर्क है इंफ्रा एज ए सर्विस में एंड कोलोकेशन में। दिस इज द एडवांटेज कोलोकेशन प्रोवाइडर हैज। और यहीं पे क्लाउड प्रोवाइडर, इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइडर, और यहीं पे कोई कंपनी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में चली जाएगी ना, ये 12 बदल जाएगा 50 करोड़ में, इतना समझ लो। और गूगल सब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इनका प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करें उस हिसाब से, तो ये प्रॉफिट बनता है आपको 1588 करोड़ का इन FY28। आप मेरा अनंतराज के डिटेल वीडियो में देख सकते हैं इसको। तो उस हिसाब से अनंतराज का अगला 2 साल 3 महीने में प्रॉफिट जंप 3x का आ सकता है, अगर मैनेजमेंट जो बोले वो डिलीवर कर दे। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका फॉरवर्ड पी बनेगा 11.28 का एंड पैट बनेगा 59% का पैट CAGR एंड पेग रेशियो बनेगा 0.65 का। कंपनी आज के टाइम पे अपने QIP प्राइस से 17% डिस्काउंट पे मिल रही है। दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। तो आपको क्या पता चला, अनंतराज का ग्रोथ होने वाला है 59% का, पेग रेशियो है 0.65 का एंड फॉरवर्ड पी है 11.28 का। पेग रेशियो क्या होता है, पेग रेशियो आपको बताती है कोई भी कंपनी सस्ती है कि महंगी। अगर किसी भी कंपनी का पेग रेशियो 2 से ज्यादा है तो वो कंपनी महंगी है, वैल्यूएशन महंगा है। पेग रेशियो इज अ परफेक्ट मैट्रिक टू कैलकुलेट आपको कि कौन सी कंपनी सस्ती है, कौन सी कंपनी महंगी है। तो यहां पे इस कंपनी का पेग रेशियो बनता है 0.6। अगर 1 से नीचे है तो सस्ती है, लेकिन अगर 0.7 0.5 से नीचे है तो वो बहुत ही सस्ती है। अगर कोई भी कंपनी का पी अगर आपको 0.5 से नीचे मिल रहा है तो वो कंपनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पे पेग रेशियो कितना बनता है 0.65 का, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग E2E नेटवर्क्स का देखते हैं। तो E2E नेटवर्क्स का आपको पेग रेशियो नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उनका अभी पी जो दिख रहा है वो गलत है। तो मैंने क्या किया, E2E नेटवर्क्स का आपको सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो निकाल दिया। तो इनका फॉरवर्ड पी बनता है 16.1 का। ये डिटेल कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है मेरा E2E के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज बस नोटिस कीजिए, इनका फॉरवर्ड पी बनता है 16.1 का। अगर जो मैनेजमेंट बोल रही है ये डिलीवर कर दे। मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हम लोग 4096 GPU अगले कुछ टाइम में प्रोक्योर करने वाले हैं, और वो अपने इंफ्रा एज ए सर्विस प्रोवाइडर को, दैट इज उनका है आपको लार्सन एंड टुब्रो, वहां पे जाके वो देंगे और उनसे आपको कोलोकेशन सर्विस लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम टेक्नो इलेक्ट्रिक पे। टेक्नो इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट एक गाइडेंस दिया हुआ है, उनका करंट EPS है 40 का। उन्होंने दिया हुआ है कि FY27 में हमारा EPS हो जाएगा 75 का। उस हिसाब से उनका CAGR बनता है 65% का, पेग रेशियो बनता है 0.42। गुड अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं श्री रेफ्रिजरेशन। श्री रेफ्रिजरेशन क्या है, श्री रेफ्रिजरेशन आपको डेटा साइंस चिलर्स है, और ये आपको मेरीन में काम करते हैं। मेरीन के लिए HVAC सिस्टम बनाते हैं। HVAC सिस्टम क्या हुआ,
वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बेसिकली ये कूलिंग सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपको मेरीन इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस मेरीन। तो इनका भी मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह किया, तो इनका जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन बनता है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस, इनका फॉरवर्ड पी रेशियो बनता है सिर्फ और सिर्फ 9.6 का, एंड पी रेशियो बनता है 5.4 का। अगर हम बुल केस लेते हैं तो ये भी कंपनी मुझे काफी सस्ती लगती है फ्यूचर के वैल्यूएशन के हिसाब से। और इनका भी डायरेक्ट पेग रेशियो निकालना उतना सीएजआर निकालना उतना इजी नहीं है आज के टाइम, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। तो इस कंपनी को भी हम इवैल्यूएट करेंगे फॉरवर्ड पी के हिसाब से। तो इसका फॉरवर्ड पी हम लोग 10 लेके चलेंगे, एज्यूम करेंगे कि मैनेजमेंट अपना जो टारगेट दी है वो डिलीवर करेगी। और आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक मिलेगा, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका आपको फॉरवर्ड पी कितना बनता है 10। ये कंपनी आपको डिफेंस में भी काम करेगी, डिफेंस में भी कूलिंग सिस्टम देती है, और ये डेटा सेंटर में भी देगी। और सबसे अच्छी बात, एक कंपनी है जिसका कि नाम है स्मार्ट डीटी चिलर्स, वो प्रोवाइड करते हैं आपको, समझ लो तो ऑयल फ्री मैग्नेटिक चिलिंग, और वो समझ लो तो हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स के लिए बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। तो इस कंपनी को काफी एडवांटेज मिल सकता है दैट स्मार्ट डीटी चिलर्स पार्टनरशिप के थ्रू। डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड केस, बट ये एसएमई है, तो दिस इज फॉर दोज हु कैन पुट मनी इन एसएमई। अब आते हैं केआरएन हीट एक्सचेंज पे। केआरएन हीट एक्सचेंज का भी मैंने सिमिलर कैलकुलेशन किया हुआ है। इनका ग्रोथ सीएजीआर FY28 तक हो सकता है 75% का। इनका पेग रेशियो बनता है 0.9 एंड फॉरवर्ड पी बनता है 17.57। और ये एक्चुअली में कूलिंग एग्जैक्टली नहीं बनाते हैं, लेकिन ये कूलिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट से कॉइल्स वगैरह बनाते हैं। देन हम आते हैं इज्मो पे। इज्मो का अगर हम लोग देखें तो इज्मो का आपको एक माइक्रो सिस्टम आपको करके, इज्मो माइक्रो सिस्टम करके डिवीजन है, जहां पे ये लोग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट बनाते हैं। ये आपको सेमीकंडक्टर एज वेल एज डेटा सेंटर प्रॉक्सी है, तो यहां पे आपको एडवांटेज होगा। और इस कंपनी का पैट अगले 2.5-3 साल में जो मैनेजमेंट बोल रही है अगर डिलीवर कर दे तो इनका बनेगा 4.5x का, और सीएजीआर हुआ 65-67% के आसपास का, एंड आपको पी रेशियो इनका बनेगा 7 से 8 तक का। तो इस हिसाब से इज्मो भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। अब मैं क्या करूंगा, इनको रैंक करूंगा, 2 रैंक निकालूंगा, एक नॉन एसएमई के लिए, एक एसएमई के लिए। देखिए सबसे पहला रैंक पे मेरा बैठता है इज्मो, क्योंकि इसमें मुझे काफी ग्रोथ लगती है। लेकिन यहां पे एक कैच है, इज्मो में आने वाला है फंड रेज। फंड रेज आपको देखना पड़ेगा कि कौन करता है, कब करता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ राइट इशू। कोई भी कंपनी अगर राइट इशू लाती है तो मैं वहां से एग्जिट करता हूं। वाई? क्योंकि जब से राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ और जब तक राइट इशू कंप्लीट होगा, मोस्ट लाइकली उस कंपनी का शेयर प्राइस मूव ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज मॉनिटर करना पड़ेगा। इज्मो को मैं रैंक 1 दूंगा। देन आता है अनंतराज। अनंतराज क्यों? अनंतराज को आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है, देन आपको पेग भी कम है, देन आपको फॉरवर्ड पी 11 का बनता है। लेकिन अनंतराज में आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट का डिलीवरी। मैनेजमेंट का डिलीवरी में मुझे लगता है कि मैनेजमेंट डिलीवर लेट करती है। जो बोलती है और करनी, कथनी और करनी में थोड़ा फर्क लगता है मुझे। पहले इन्होंने बोला था FY30 तक 300 मेगावाट हम बना देंगे डेटा सेंटर, लेकिन अब उनका टारगेट हो गया FY30 to 33। लेकिन बेस्ड ऑन नंबर्स अनंतराज मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। क्या मैं अपना पैसा डालूंगा अनंतराज में? नहीं, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट द मैनेजमेंट। जो ये बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं, आई डोंट ट्रस्ट, ठीक है। तब आता है टेक्नो इलेक्ट्रिक, E2 नेटवर्क, केआरएन। ये तीनों मुझे सेम लेवल पे लगते हैं, पर अगर मुझे बोला जाए तो आई विल पुट माई मनी ऑन टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड केआरएन। E2E पे मैं नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज के टाइम पे जो कंपनी में ज्यादा आपको ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है इंडिया एआई मिशन की वजह से। वो ग्लोबल डिमांड की वजह से नहीं आ रहा है, वो डिफरेंट सेक्टर के डिमांड की वजह से नहीं आ रहा है, सिर्फ सरकार के दम पे चल रही है ये कंपनी आज के टाइम पे। मतलब ज्यादा जो ग्रोथ आ रहा है वो सरकारी प्रोजेक्ट्स की वजह से आ रहा है, दैट्स ऑल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टेक्नो इलेक्ट्रिक और केआरएन में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दूंगा अपना। देन आया नेटवेव। देखिए नेटवेव का वैल्यूएशन सबसे महंगा है, नेटवेव का ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है। तो यहां पे मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो आई विल नॉट पुट माई मनी इन नेटवेव, दैट्स ऑल। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इज्मो। अगर आपको इज्मो के बारे में पता नहीं है तो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, यू कैन वॉच इट। देन अनंतराज, अनंतराज का भी वीडियो है। टेक्नो इलेक्ट्रिक पे मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड केआरएन एक्सचेंज पे। तो ये रहा मेरा रैंकिंग। और अगर मैं एसएमई को इंक्लूड कर दूं तो नंबर 1 इज्मो, नंबर 2 श्री रेफ्रिजरेशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नंबर 3 अनंतराज, एंड देन टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड नेटवेव। और सुनिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मुझे रैंक करने बोलोगे तो मैं श्री रेफ्रिजरेशन को सबसे ऊपर रखूंगा, तब रखूंगा मैं टेक्नो को, तब रखूंगा मैं इज्मो को। क्योंकि इज्मो में मुझे अभी थोड़ा डाउट है फंडरेज लेके, तो मेरा रैंकिंग बनेगा श्री रेफ्रिजरेशन 1, सेकंड टेक्नो, थर्ड इज्मो, ठीक है। ये है मेरा रैंकिंग। और फोर्थ में अनंतराज। तो
फाइनली ये था मेरा रैंकिंग, और मैं होप करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे से अगर सीखने मिला होगा तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी सीखने दीजिए। थैंक यू, बाय।